सो गाइस वेलकम, सत श्री अकाल एंड जयराम जी की स्वागत है आपका अपने ही चैनल योगिक पॉइंट पे। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं योगा क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहले यूनिट 1, 2 और 3 उसके बाद प्रैक्टिकल्स करूंगा। तो उसकी सबसे पहली वीडियो मतलब पार्ट 1 आ चुका है। और ये खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में जो वीडियो हैं वो उपलब्ध या अवेलेबल हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो कि आपको कंफर्टेबल या आपके हिसाब से ठीक लगे। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होंगे षटकर्मा का मीनिंग होगा, 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस होंगे, उनका पर्पस, सिग्निफिकेंस, महत्व सब कुछ समझेंगे। और जो कुछ भी मैं इसे पढ़ाऊँगा तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट या एक कॉपी साथ लेके रखना और लिखते जाना। क्या है ना कि बच्चों का छूट जाता है, फिर वो फाइनल पेपर में जाके बैठ जाते हैं कि भैया आप ऐसा-वैसा, तो भाई वहाँ पे मैं काम नहीं आऊँगा। पेपर तो आपको ही देना पड़ेगा और याद भी आपको करना पड़ेगा। मैं याद तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन इस हिसाब से पढ़ा सकता हूँ कि जो पूरा डाटा है वो आपके माइंड में सेव हो जाए। षटकर्मा का मीनिंग क्या है? समझते हैं कि षटकर्मा का मीनिंग क्या है? तो षटकर्मा हमारी क्या है? एक क्लींजिंग टेक्निक है, शुद्धि क्रिया मानी जाती है। हमारी बुक में भी बताई गई है शुद्धि क्रिया। और ये प्रिस्क्राइब्ड है हमारी बॉडी को सेटअप करने के लिए योगा प्रैक्टिसेस को। मतलब जब आप योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको षटकर्मा स्टार्ट करने पड़ेंगे, शुद्धि क्रिया होती है, क्लींजिंग टेक्निक। क्योंकि जैसे आप किसी एक नए घर में जाते हो, सबसे पहले वहाँ साफ-सफाई करते हो, ऐसे ही योगा स्टार्ट करने पहले आपको क्लींजिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये शुद्धि क्रिया मानी जाती है और बॉडी को जो पूरी तरह से प्यूरीफाई कर देती हैं। और ये हमारी 6 होंगी नंबर में, षट 6 संस्कृत वाली जिसको भी मतलब वो आती होगी गिनती, तो बता सकते हैं एका, द्वा, त्रयो, चतुर, पंच, षष्ठ, है ना? तो षष्ठ में षटकर्मा आ रहा है। उसके बाद है हमारी यूज़ होती है क्लीन करने के लिए डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम को, हमारी बॉडी के। और आइज़ और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इंक्लूड करा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको नहीं करेगा, उनको भी करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी करेगा और आइज़ को भी करेगा हमारा षटकर्मा क्लीन। और इसके अलावा इम्बैलेंस होगा इन सिस्टम में तो आपकी बॉडी में क्या होगा? डिज़ीज़ आ जाएँगी। कैन लीड टू डिज़ीज़ लिखा भी है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि षटकर्मा को अच्छे से परफ़ॉर्म करना और स्टेप बाय स्टेप करना, और बता भी दूँगा कैसे करना है, उतना तो मैं बता ही सकता हूँ। और ये जो 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना, वो य हमारी जो बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम में रखती हैं। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है जो कि आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, वैसे केमिस्ट्री या फिज़िक्स में पढ़ा होगा। तो उस स्टेट को हमारा जो योगा है या षटकर्मा के जो हमारी शुद्धि क्रिया हैं, वो उसको मेंटेन कर देती हैं, उस इक्विलिब्रियम को, कि आपकी बॉडी है ना ही तो कुछ बहुत ज़्यादा ज़्यादा होगा, ना ही तो कुछ कम। आपके लिए एक सिंपल पाथ, मतलब एक वे ऑफ लाइफ यहीं से स्टार्ट करा दिया जाएगा और आप लोग यहाँ से समझते जाओगे। 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर पे होंगी, देखो, होंगी तो 6 ही, सीधी बात है। तो सबसे पहले नंबर पे होंगी कपालभाति, फिर त्राटका, नीति, धोती, नौली, बस्ती। और आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऊपर-नीचे कर दिया, इनका ऑर्डर कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी फॉलो ही करना है। ऐसे भी कह सकते हो, कपालभाति, नौली, धोती, बस्ती, नीति, त्राटका, जो आपको अच्छा लगे। मैंने इस टाइप से याद करे थे। इसमें कपालभाति क्या है? तो प्यूरिफिकेशन है फ्रंट एंड लोब्स का और लंग्स का। कपाल मीन्स स्कल, भाती मीन्स शाइनिंग, तो इसलिए हमारा प्यूरिफिकेशन है ना स्कल शाइनिंग से रिलेटेड होगी। त्राटका होगा ब्लिंकलेस गेजिंग, कि एक कैंडल रख दी, उसकी फ्लेम को आपको देर तक देखना है जब तक आपको टीयर्स ना आने लगें। और एपिलेप्सी के जो पेशेंट है उनको तो मतलब त्राटका परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो कैंडल पे नहीं करना चाहिए, किसी और चीज़ पे करो। फिर नीति हमारा नेज़ल क्लींजिंग प्रोसीजर है। और ये क्या है ना कि जल नीति और सूत्र नीति 2 टाइप्स के होते हैं। फिर धोती है क्लींजिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्टमक। और धोती मतलब एक थोड़ी मुश्किल टेक्निक है और ये अपन के सुपरविज़न ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर में ही होगा। देन नॉली एब्डोमिनल मसाज है, बहुत मुश्किल होती है, आसानी से मतलब कोई भी इसको मास्टर नहीं कर सकता है। बस्ती कॉलम क्लींजिंग है। और इसके बारे में ज़्यादा बुक में बताया भी नहीं गया, तो मैंने भी नहीं बताया कि मतलब जब पेपर में नहीं आया उसी हिसाब से तो सीबीएसई की बुक में बनाएँगे ना, तो फिर अपन भी ज़्यादा क्यों बताओ, लेकिन ठीक-ठाक तक तो बता दिया है मैंने। देन नोट्स में हमारे क्या होगा? तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं वो लर्न करी जाएँगी और प्रैक्टिस करी जाएँगी एक सुपरविज़न ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर। मतलब कपालभाति तो आप कर सकते हो, त्राटका भी कर सकते हो, नीति भी मतलब ठीक-ठाक, मतलब इतनी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन धोती बहुत मुश्किल रहेगा, ये तो अब क्या मतलब एक्सपीरियंस्ड टीचर भी देख सिखाते-सिखाते थक जाता है। और बस्ती, इसमें से सिर्फ़ धोती जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है, बाकी सब में तो एक्सपीरियंस्ड टीचर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन धोती में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उसको तो आप ट्राई भी मत करना, वरना कपड़ा आप अपने पेट में अटका के रह जाओ और फिर दिक्कत बन जाए। पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या है हमारा जो षटकर्मा है? तो ये मेंटेन करेंगे बैलेंस बिटवीन त्रिदोष। और त्रिदोष क्या है? वाता, पित्ता और कफा। जल, वायु, अग्नि उनसे रिलेटेड है, जहाँ पे पित्ता हमारी क्या है? फायर, वाता हवा, और काफा क्या है हमारा? जल। समझो? हवा, फायर और जल, इससे याद रखना। क्या वैसे आपको लिखना तो नहीं पड़ेगा कि त्रिदोष हमारे वाता, पित्त, कफा होता है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ठीक रहता है। और
इम्प्रूव करेंगी केमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इक्विलिब्रियम का स्टेट पहले ही बता दिया था। बैलेंस करेंगे प्राणा स्ट्रीम। प्राणा स्ट्रीम कौन-कौन सी इदा होती है एक, और दूसरी पिंगला नदी, और जहाँ पे इदा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिलेट करती हैं और पिंगला नदी राइट नॉस्ट्रिल को। और इस हिसाब से जो योगी हैं ना वो अपने-अपने शब्द बनाए हैं अलग-अलग चीज़ को डिफाइन करने के लिए, तो उनके लिए पढ़ते जाएँगे। जैसे इदा तो आ ही गया है, आई से मतलब एल समझ के लेफ्ट नॉस्ट्रिल याद कर लेना, पिंगला नदी राइट नॉस्ट्रिल। और उसके अलावा सुषमा नदी भी हैं जो कि हमारे बोथ द नॉस्ट्रिल मतलब दोनों नॉस्ट्रिल के लिए बता दी जाती हैं कि कब अपन को किस तरफ से सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब अंदर का अनुलोम विलोम, है ना। और एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन हमारी बॉडी से, प्यूरिफाई करते हैं हमारी बॉडी को अंदर से भी, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं सारे के सारे षटकर्मा। कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी स्ट्रेंथ में और इंटरनल सिस्टम में भी, कि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है अच्छा खासा बना रहे। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इंटरनल सिस्टम में आता है, ब्लड सर्कुलेशन ये भी उसी में आता है, डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल सिस्टम में। और इसमें हमें षटकर्मा है ना पूरी तरह से कैपेबल है उन सबको क्लीन करने में और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, उनमें एक अच्छा बदलाव लाने में। इसमें भी नोट है, ये जो 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है ना, ये एक्सीलेंट प्रैक्टिस हैं और डिज़ाइन करी गई हैं प्यूरिफाई करने के लिए हमारी पूरी बॉडी को और एक अच्छी हेल्थ को अटेन करने के लिए। कपालभाति, अब यहाँ से थोड़ा क्या है ना टॉपिक अच्छा वाला स्टार्ट हो रहा है, तो एक कॉपी लिख के मतलब कॉपी तो रख ही लो, उसको लिख लेना और सारे नोट्स उसमें बना भी लेना। इसमें सबसे पहले होगा कपाल मीन्स स्कल और भाति मीन्स शाइनिंग, और ये सब कुछ स्कल शाइनिंग मतलब जो हमारा स्कल है उसकी शाइनिंग से रिलेटेड होने वाला है। इस प्रैक्टिस में जो ब्रेथ है ना उसको फोर्सफुली एक्सेल कर जाता है दोनों नॉस्ट्रल के द्वारा और फर्मली कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम से सांस छोड़ दी। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे लंग्स को, है ना, धीरे धीरे सांस अंदर खींच रहे हैं जिससे कि एब्डोमिनल मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इनहेलेशन नेचुरली हो रहा है। जब आप लोग ट्राई करोगे कि आप अपनी पूरी सांस ऐसे बाहर निकाल दोगे, तो एक नेचुरल सर्कुलेशन होगा जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा लंग्स का, वो अपनी साँस मतलब हवा बाहर से अंदर खींचना चाहेंगे, ऑक्सीजन इन्हेल करना चाहेंगे। यही हमारे कपालभाति में बताया गया है। और इस प्रोसेस को रिपीट करना है 20 टाइम्स क्विकली, है ना, जल्दी-जल्दी मतलब इन्हेलेशन तो आराम से करना है लेकिन एक्सहेलेशन स्पीड में करना है। उसके बाद ये क्लीन करेगी और इम्प्योरिटी ऑफ द कपाल रीजन, सिर का जो रीजन है उसकी पूरी इम्प्योरिटी हट जाएगी और आपके जो कपाल रीजन है वो शाइन करेगा प्योरिटी के साथ। और जो कपालभाति है ना, वो एक ग्रेट क्लींजर मानी जाती है रेस्पिरेटरी पासेज के लिए और साइनसेस को इंक्लूड करें। साइनसेस क्या है? तो एयर फिल्ड स्पेस है हमारे स्कल में, उनको साइनसेस कहते हैं। इम्प्रूव करेंगी रेस्पिरेटरी फंक्शन और प्रमोट करेंगी सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कपालभाति। इम्प्रूव करेंगी बैलेंस, इक्विलिब्रियम समझा दिया था। रिमूव करेंगी एसिडिटी और गैस रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब किसी के गैस्ट्रिक जूसेस मतलब अच्छे से बाइल जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस पड़े हैं ना, बायो वालों को मालूम होंगे, तो उसमें इम्बैलेंस होता है तो भाई गैस ट्रबल्स होते हैं ना और रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम भी होती हैं। तो कपालभाति जो है ना उनको और अच्छे से ठीक भी कर देती है और ये ध्यान जैसे रिलेटेड होता है, मतलब जैसा ध्यान होता है ना ऐसी कपालभाति होता है। क्योर करेगी साइनस को, अस्थमा को और हेयर लॉस को। तो भाई ये तो हेयर लॉस सबको है ही, ज़्यादातर लोगों को तो हो ही जाती है प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। और अस्थमा और साइनस ये तो बहुत कम ही होती है मतलब, तो कपालभाति उनको भी क्योर कर देती है, ठीक कर देती है। अब इनकी कुछ प्रिकॉशन है कि ये नहीं कि आप सीधे करने बैठ गए, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि स्लिप डिस्क और अस्थमा पेशेंट है ना, उनको इसे अवॉइड करना चाहिए कि भाई आपकी स्लिप डिस्क है तो इसमें तो क्या है ना कि ये ध्यान की मुद्रा में बैठा जाता तो उसमें दिक्कत होती है। और जो अस्थमा पेशेंट है ना वो तो ये जो अपन की सांस वाली चीज़ें हैं वो करे ही ना, जैसे अनुलोम विलोम भी हो गई तो वो भी अस्थमा पेशेंट के लिए नहीं है। क्या है ना कि उनकी कब सांस फूल सी जाए तो वो दिक्कत कर सकती है। उसके बाद होगा कि आपको परफ़ॉर्म नहीं करना है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, और ये तो मतलब सबको मालूम है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसको परफ़ॉर्म नहीं करा जाता है कपालभाति को। त्राटका, त्राटका बता दिया था, त्राटक है ना देखना। तो ये स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्नीक होगी हमारी आइज़ के लिए, और इस मेथड में एक सोर्स ऑफ लाइट जैसे कि अपन की फ्लेम एक मैनेजेबल डिस्टेंस पे रख दी जाती है अपन से एक अच्छी दूरी पे, और आपको उस फ्लेम को देखना है अपनी आइज़ को ब्लिंक करे बिना, मतलब पलक नहीं झपकानी है। और इसके बेनिफिट्स क्या निकल के आएँगे जब त्राटका कर लोगे, तो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी आई साइट, है ना? आपको और अच्छा दिखने लगेगा। टोन और विजुअल मैकेनिज़्म है ना वो अच्छा हो जाएगा, मतलब चमक आ जाएगी आपकी आँखों में, आपकी आँखें और अच्छी लगने लगेंगी और कालापन और काले धब्बे होते हैं जो आँखें डार्क सर्कल्स वो भी हट जाते हैं। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा हमारी त्राटका की वजह से, हेल्प करेगा काम करने में माइंड को और रिमूव करने में डिस्ट्रैक्शन को। मतलब आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा, आपका ध्यान ना बढ़ जाएगा। त्राटका है ना एक बहुत अच्छा ध्यान माना जाता है। क्या है ना कि आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ता है कि आपकी पलकें ना झपकें और उन सब पे वर्क करना पड़ता है, तो डिस्ट्रैक्शन भी अपने आप हटते हैं और माइंड पे तो कामनेस छा ही जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रिकॉशन है, जैसे कि एपिलेप्सी मैंने अभी बताया था कि उन पेशेंट को
प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कैंडल पे, और बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, वरना खुद को मतलब जला-जलू ले। और वैसे कर सकते हैं तो कर लें, पेरेंट्स की गाइडेंस में कर लें, या एक्सपीरियंस टीचर हो तो उनकी गाइडेंस में कर लें, अगर चाहते हैं तो, वरना कुछ नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, वो उनकी हिसाब से उनके लिए बेटर रहेगा। नीति, नीति क्या है? तो एक नाज़ल क्लींजिंग प्रोसीजर है हमारा नीति, और प्यूरीफाई करता है नाज़ल पासेज को, है ना, जो आपकी नाक के अंदर की गंदगी ना सबको हटा देता है, जो कि नोज़ी होती है ना, नोज़ी-नोज़ी उसको, और प्रिवेंट करता है साइनसेस को। और साइनसेस अभी बता चुका था, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं हमारे स्कल में, जो कि हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, वॉइस में, और रिड्यूस करते हैं स्कल का वेट। इसलिए हमारे जो साइनसेस हैं ना, उनको प्रिवेंट करती हैं। और परफ़ॉर्म करी जाती है हमारे 2 टाइप से, एक नेति पोर्ट को यूज़ करके और थ्रेड को यूज़ करके। जिसमें नेति पोर्ट का अपन क्या नाम देंगे? ज्वाला नीति या जल नीति, और थ्रेड वाले को सूत्र नीति, थ्रेड से मालूम चल रहा है, और नेति पोर्ट मतलब वो एक पॉट लेते हैं ना, है ना? जैसे अपन वो चाय की केतली होती है ऐसे ही। उसमें क्या होता है, सॉल्टेड वाटर यूज़ किया जाता है। और इसमें थ्रेड में क्या होता है कि जो थ्रेड है ना, वो आपके नोज़ और माउथ से पास करी जाती है, फिर अंदर-बाहर ऐसे कर के करते हो तो अपने आप आपकी जो नाक है या नोज़ी है वो साफ़ होती जाती है। अब इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, बड़ा योगा में आए तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे ही। देखो, नुकसान नहीं है, प्रिकॉशन और बेनिफिट्स बताए गए हैं तो उनके लिए अपन पढ़ेंगे, और नुकसान वैसे भी योगा में कॉमनली होते नहीं हैं। सबसे पहले होगा कि रिमूव करेंगे एक्सेस म्यूकस, है ना, नोज़ी म्यूकस, समझ गए? और इम्प्योरिटी इनसाइड द नेज़ल कैविटी है, वो सब कुछ हट जाएगी। रिड्यूस करेंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कि भाई साँस नली में दिक्कत है तो वो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ठीक हो जाएँगी। हेल्प करेंगी प्रिवेंट करने में कोल्ड और कफ को, मतलब कोल्ड या कफ है तो उस टाइम पे नीति परफॉर्म करिए तो बहुत अच्छा रहता है ना। नाक बंद है तो भाई नाक खोलने में बहुत अच्छी मदद हो जाती है, विक्स विक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और डेली प्रैक्टिस क्योर करेगी हेडेक और माइग्रेन को, है ना, कि मतलब यार क्या है ना, कि नाक पे अगर कुछ अफेक्ट होता है भाई, हेडेक और माइग्रेन तो बहुत ज़्यादा होता है, वो तो मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। तो नीति परफॉर्म करो तो उसके फायदे निकल के आएंगे, हेडेक माइग्रेन भी ठीक हो जाएगा। अब टेक्निक क्या है, जल नीति की पढ़ेंगे, क्योंकि जल नीति थोड़ी-सी अलग है। थ्रेड वाले में तो देखो एक्सपीरियंस टीचर चाहिए ही पड़ेगा। अगर आपने इसमें एक्सपीरियंस टीचर नहीं लिया, तो फिर समझ जाना कि लफड़ा हो जाएगा, है ना? तो एक्सपीरियंस टीचर होना ज़रूरी है। अब नीति में, जालन नीति में क्या है अपन की टेक्निक, तो सबसे पहले एक स्मॉल पॉट लेना है जिसके पास नोज़ल लगाओ, मतलब चाय की केतली देखी ना, उसमें नोज़ल होता है ना, ऐसे एक नोज़ल लगाओ, एस शेप्ड का या कुछ भी हो, और उसको फिल करना है एक थोड़ा से मतलब नमकीन पानी से, और थोड़ा गुनगुना हो पानी तो और अच्छा रहेगा। क्या है ना कि नोज़ में जाए तो ठंडा पानी जाएगा तो मतलब आपके जो कोल्ड या कफ है वो तो ठीक नहीं होगा, उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको टैप्ड मतलब गुनगुना पानी लेना है नमक वाला, और इंसर्ट करना है एक नोज़ल को आपके एक नॉस्ट्रिल, मतलब जो आपके 2 नाक के गोले हैं ना उसमें से एक तरफ डालना है आपको नोज़ल, और थोड़ी-सी अपनी जो हेड है ना उसको टिल्ट कर लेना है साइड वाइड, या बेंड कर लेनी है थोड़ी-सी। और फिर आपको पोर करना है वाटर स्लोली इनटू द नॉस्ट्रिल, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है अदर नॉस्ट्रिल के साथ भी। एक में से थोड़ी सी म्यूकस निकली, थोड़ी सी इस तरफ से, 5-6 बार टेक्निक परफॉर्म करोगे तो अपने आप आपकी पूरी जो नोज है वो क्लीन हो जाएगी और एक्सेस म्यूकस बाहर आ जाएगा। बस यही बताया गया है। अब धोती, धोती थोड़ी मुश्किल टेक्निक है। ये क्लींजिंग प्रोसेस है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, और इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम पूरा का पूरा इंक्लूडेड है ना? और एलिमेंट्री कैनाल से आप लोग समझ सकते हो, इसको याद रखना, ये आप लोग पेपर में लिखोगे तो टीचर पे क्या है ना कि अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और इंप्रेशन भी जमता है। तो धोती में क्या होता है, मैं आपको बोल के ही समझा देता हूँ कि एक जो अपन ये धोती होती है, वो अपन के माउथ होती है ना, माउथ, तो उसमें डाली जाती है, अंदर इंसर्ट करी जाती है, फिर वो हमारे पेट तक जाती है, और जितनी भी वहाँ पे गंदगी है ना उस सबको, मतलब गर्म होता है कपड़ा, ऐसा होता है कि मतलब अंदर जाके फँसे ना हड्डी-वड्डी कहीं पे भी। और इसके बाद इस कपड़े को थोड़ी देर के लिए निगला जाता है अंदर, उसका जब वो अपन का पूरा ऐसे मतलब गंदगी समाहित कर लेता है तो उसको धीरे-धीरे अपन का बाहर लाया जाता है, और पूरी बन गंदगी भी बाहर आती है, उल्टी भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यही धोती में है, और आप लोग इसकी टेक्निक यूट्यूब पे देख भी सकते हो, या फिर बाद में मैं ही अपलोड कर दूँगा तो तब भी देख सकते हो एग्ज़ाम के टाइम तक। अब धोती के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे कि रिमूव करेंगे अनवांटेड कंटेंट्स हमारे स्टमक से, और इसमें इंक्लूड है एक्सेस सेक्रीशन, है ना? ज़्यादा खाना खा लिया वो, और स्टमक और अनडाइजेस्टेड फूड को भी हमारा जो धोती है उसको बाहर निकाल देती है। और क्योर करेगी प्रॉब्लम ऑफ गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन, की भाई आपका जो पेट में डाइजेशन अच्छा नहीं चल रहा है, आपने कुछ अनाप-शनाप खा लिया, है ना? जैसे कि आजकल रोड पे बहुत ज़्यादा उल्टी-सीधी चीज़ें मिलती है और बच्चे खा भी लेते हैं। तो उसके लिए अगर वो लोग धोती पाँव करने लगे तो अच्छा ही है वैसे। और हेल्प करती है क्योर करने में कफ को और सोर थ्रोट को।
कफ और सोर थ्रोट है ना पूरी तरह से क्योर कर दी जाती है हमारे धोती के द्वारा, कि गले में कोई कफ है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है ना, खाँसी-वासी हो गई तो सोर थ्रोट उसी में आता है। नोट में क्या है, ये परफ़ॉर्म करनी चाहिए। पहले ही बता दे रहा हूँ कि सुपरविज़न ऑफ एन एक्सपीरियंस टीचर करना ही करना। ना ही कि मतलब अरे गए नत्थू करे जैसे आप लोग लग गए और कपड़ा अटका लिया पेट में, फिर ऑपरेशन होना चलेगा ओटी में। तो ऐसा नहीं करना है, ऑपरेशन थिएटर तक नहीं जाना ना, तो एक्सपीरियंस टीचर बुला लेना या मत करना। नॉली, नॉली क्या है? एक क्लीनिंग प्रैक्टिस है, सारी ही क्लीनिंग प्रैक्टिस है ना? क्लीनिंग टेक्निक्स हैं, शुद्ध क्रिया है, लेकिन ये हमारे एब्डोमिनल मसल की क्लीनिंग प्रैक्टिस है और ये मसाज करती है, क्लीन करती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा ना, कि वो अपने पेट में कैसी लहरें बनाते हैं, वही नॉली है। और ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक है मास्टर करने के लिए। सोचो, एक स्टार्टिंग में करने वाली टेक्निक दुनिया की मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक बन जाती है मास्टर करने के लिए। और ये परफॉर्म करी जाती है हमारे 3 वेज़ से, पश्चिमा, मध्यम और वामा नौली के द्वारा। और पश्चिमा क्या है? पचने वाला, मध्यम बीच वाला पार्ट और वामा उससे नीचे वाला पार्ट। उसमें पूरा वो अपन की हिलोरे लाते ना, है ना, लहर ऐसी बनती है पेट पे, तो वही हमारी नौली है। अब इनके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, देख लेते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्निक है मास्टर करने की, तो बेनिफिट्स तो निकल के आएँगे ही। तो जो नॉली है वो टोन मतलब चमक लाती है और मसाज करती है एंटायर एब्डोमिनल एरिया को, जिसमें इंक्लूड है मसल्स, नर्व्स, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव यूरिनरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना? और ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी है, अलग से नहीं बताऊंगा, याद कर लेना बच्चे, वरना पेपर में लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर कहोगे कॉपी खाली चली गई। और दूसरे नंबर पे होगा हमारी ट्रेनिंग है। क्या है? हमारी जो नॉली है वो एक ट्रेनिंग है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ऑर्गन की, जैसे कि स्टमक, लीवर, स्प्लीन, यूरिनरी ब्लैडर, पेनक्रियास, गल ब्लैडर, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब की एक ट्रेनिंग है। और यहाँ इंटरनल करना है, INTERNAL, वो ही बोल के बताना पड़ता है, वरना कमेंट में जाके कहोगे भैया ने गलत लिख दिया। तो बता रहा हूँ, INTER इंटरनल ऑर्गन है ना, कि इटर्नल ऑर्गन। तो जैसे कि स्टमक, लीवर, स्प्लीन सब कुछ बता दिया, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हेल्प करती है रिमूव करने में टॉक्सिक मटेरियल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। तो जो नॉली है मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी मानी जाती है। बस आपका इतना है कि आपका जो पेट है पूरी तरह मसाज हो जाती है और आपकी मतलब डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है पेट में। और एप्स मैप्स तो नहीं बनेंगे, उससे ये मत करना कि भाई एप्स बनाने बैठ गए, नहीं। वो अपन की एक अलग प्रैक्टिस है एप्स वाली, और नॉली एक अलग प्रैक्टिस है। बस्ती, अब बस्ती से ये मत समझना कि ऐसी कोई दुनिया वाली बस्ती उजाड़ में चलेगा, नहीं। अपन की बस्ती एक अलग चीज़ है। ये प्यूरीफाई करती हैं लार्ज इंटेस्टाइन को और इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे। और इसमें बुक में इतने बताया तो मैंने भी इतने बता दिया, कुछ ज़्यादा आगे भी मैं नहीं बढ़ा। और इसके बेनिफिट्स लेकिन मैं बता सकता हूँ, जैसे कि बेनिफिट्स क्या हैं कि रिड्यूस करेंगी गैस्ट्रिक ट्रबल्स को, और जो गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी, और एसिडिटी भी ठीक कर देती हैं। और इंडाइजेशन को भी हमारी रिड्यूस करेंगी, जो बचती हैं वो। इंक्रीज़ करेंगी एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को और वाटर को हमारे अनडाइजेस्टेड फूड से। और मतलब ये है कि आप जितना भी खाना खाओगे ना, उसमें जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा बस्ती की वजह से, अगर आप परफ़ॉर्म करोगे तब। वरना फिर वही है बात कि ठीक है, खा लिया जो भी खा लिया, अब वो यहाँ-वहाँ जा रहा है और ऐसे-कैसे निकल रहा है और फिर तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो वही बात हो जाती है। इसलिए बस्ती परफ़ॉर्म कर लो बच्चे, जिससे कि आपको अनडाइजेस्टेड फूड ना, उससे सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एब्ज़ॉर्ब तो हो पाए ना, पैसा तो लगा है उसको खाने में, भले ही फ्री में ना खाए हो ना, कभी कुछ चीज़ फ्री आती है आज के ज़माने में, नहीं ना? तो वही कह रहा हूँ कि भाई सारा एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा हो, इसलिए बस्ती परफ़ॉर्म करना चाहिए और हमारी बुक भी यही बताती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो और भी वीडियोज़ के लिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन क्या आने वाला है, बताऊँगा अच्छे से।